अब चलो अंदर चलते हैं। ओह, ये एक बड़ा निवेश का अवसर है। ये कुछ ऐसा है जिसे मैं आप लोगों के साथ साझा करने के लिए बहुत उत्साहित हूं, क्योंकि ये कुछ है जिसके बारे में मैं 2020 से बात कर रहा हूं। और ये सही तरीके से हुआ है। ये बहुत अच्छे से हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें अभी भी बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि हम इस सुपर साइकिल में हैं। ये लंबे समय तक चलेगा। हालांकि कुछ भी सीधी रेखा में नहीं बढ़ता, ये हमेशा एक रोलर कोस्टर की सवारी होती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और 2020 में मुझे इस संपत्ति से प्यार करने का एक मुख्य कारण यह है कि हर कोई इससे नफरत करता था। हर कोई इसे नापसंद करता था, और हर कोई अभी भी इसे नापसंद करता है। लेकिन कई बार आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं और नापसंद चीजें खरीदनी होती हैं। आप जानते हैं, मुझे याद है कि मैंने जिम रॉजर्स की हॉट कमोडिटीज पढ़ी थी। अगर आप लोगों ने वह किताब पढ़ी है तो क्या आपको याद है कि 2000 के शुरुआती सालों में उनकी पसंदीदा कमोडिटी क्या थी? ये लीड था। नेतृत्व करना। कुछ ऐसा बात करें जो नापसंद किया जाता है। और लीड की कीमत का क्या हुआ? वास्तव में मजे के लिए चलो लीड की कीमत का एक चार्ट देखते हैं। आप लोग इससे मजा लेने वाले हैं। चलो, यहाँ हम हैं। तो यहाँ जिम रॉजर्स अपनी किताब के साथ आते हैं। एक अच्छे कॉल की बात करें यहाँ के आसपास, मुझे लगता है कि ये 2003 में आया था। और उनका तर्क था कि हाँ, लीड की मांग स्पष्ट कारणों से, आप जानते हैं, ये पर्सोना नॉन ग्राटा है। ये बच्चों को जहर दे रहा है, ये सभी चीजें कर रहा है। हाँ, अमेरिका में मांग कम होने वाली है, लेकिन उभरते बाजारों में मांग बढ़ने वाली है, क्योंकि आपको अभी भी लीड की जरूरत है। जरूरी नहीं कि पेंट में, लेकिन आपको इसे बैटरी में चाहिए, जैसे कि कार बैटरी, जो मुझे लगता है जिम द्वारा दिया गया विशेष उदाहरण है। और आपके पास आपूर्ति कम हो रही है, क्योंकि सही दिमाग वाला कोई भी लीड की अधिक क्षमता लाने में निवेश नहीं करेगा। सही है, क्योंकि ये फिर से अवांछित व्यक्ति है। तो आप देख रहे हैं कि आपूर्ति पक्ष गिर रहा है, जबकि उसी समय अमेरिका में मांग भी गिर रही है। लेकिन वैश्विक स्तर पर मांग वास्तव में वही रहती है। अगर बढ़ती नहीं है तो आपको यह पैराबोलिक मूव मिलता है, जहां लीड की कीमत बढ़ती है। चलो इसे बस कहते हैं। मेरा मतलब है, जब जिमी रॉजर्स की किताब आई तब यह लगभग 500 पर था, और फिर यह सीधे 3-500 तक चला गया। बुरा नहीं, बुरा नहीं। तो मुख्य बात यह है कि मुझे लगता है कि आज का लीड कोयला है। और मैंने इसके बारे में बहुत बात की है, और मुझे लगता है कि मैं इस शुक्रवार को रेबेल कैपिटलिस्ट प्रो में एक वेबिनार करने जा रहा हूं। और अगर आप लोग इसमें भाग लेना चाहते हैं तो आप बस georgegammon.com प्रो पर जा सकते हैं। आप सिर्फ $1 का ट्रायल ले सकते हैं, और फिर आपको फॉर्म तक पहुंच मिलेगी। आपको इस वेबिनार तक पहुंच मिलेगी, जहां मैं रेबेल कैपिटलिस्ट प्रो के सदस्यों के साथ न केवल वस्तुओं के क्षेत्र में, बल्कि कोयले के क्षेत्र में अपनी रणनीति के बारे में बात करूंगा। विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो नहीं जानते, मैं लिन ऑल्डन, क्रिस मैकिन्टॉश, ब्रेंट जॉनसन, पैट्रिक स्रेजना, जेसन हार्टमैन के साथ साझेदारी करता हूं। और क्रिस मैकिन्टॉश ने जितना समय मैंने उन्हें जाना है, उतना ही समय कोयले के बारे में बात की है। और वह वही थे जिन्होंने वास्तव में मुझे मार्च 2020 में कोयले के प्रति आकर्षित किया। लेकिन क्रिस के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए, मैं इसे 30,000 फुट की ऊंचाई से देखता हूं, और मैं आपको बता सकता हूं कि मुझे इस वस्तु के बारे में क्यों पसंद है। लेकिन क्रिस वास्तव में गहराई में जाकर इस क्षेत्र की कंपनियों का विश्लेषण करते हैं। तो ये है कि मैं शुक्रवार को वेबिनार में क्या करना चाहता हूं, न केवल अपने बुल थीसिस के बारे में बात करना और क्यों हम आपूर्ति और मांग के मुद्दों पर चर्चा करेंगे, बल्कि मैं उन कुछ विशेष कंपनियों के बारे में भी बात करना चाहता हूं जिनके बारे में क्रिस बात कर रहे हैं, और आपको वास्तव में कुछ कार्यात्मक सलाह देना चाहता हूं। तो आप लोग इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। आपको georgegammon.com प्रो पर जाना है, और इसके लिए एसएपी साइन अप करना है, ताकि आप इसमें भाग ले सकें या उस लाइव स्ट्रीम में भाग ले सकें। अगर आप इसे लाइव नहीं देख पाते तो जाहिर है कि आपको लिंक तक पहुंच मिलेगी, जब आप इसे सप्ताहांत में अपनी सुविधा के अनुसार देख सकें। लेकिन चलिए, वस्तुओं के क्षेत्र के बारे में कुछ व्यापक बातों में चलते हैं, और इसलिए कोयले के बारे में मैं वस्तुओं के सुपर साइकिल का एक चार्ट दिखाना चाहता हूं। तो ये वापस जाता है। ये क्या है? शायद ये सेरवेजा बीमारी से पहले की बात है। तो उनकी भविष्यवाणियां हैं कि मैं इसे 2030 कहता हूं। यहां उनकी शॉर्ट टर्म प्रोजेक्शन है। यह ऐसा लग रहा है कि 2030 में जाने पर, लेकिन उनकी दीर्घकालिक भविष्यवाणी 2045 तक है कि हम वस्तुओं पर बहुत अधिक ऊंचाई पर जाएंगे। और जो तर्क वे दे रहे हैं वो ये है कि हर शिखर पिछले शिखर से ऊंचा है। मुझे नहीं पता कि मैं इस पर खुद में बहुत अधिक महत्व डालूंगा या नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये चीजें कैसे चक्रों में चलती हैं। मैं आपको लगभग यकीन दिला सकता हूं कि वस्तुओं में सबसे निचला स्तर शायद अप्रैल या मई में था, जब तेल की कीमत नकारात्मक हो गई थी। क्या आप लोग इसे याद करते हैं?
खैर, मुझे यकीन है कि यह नकारात्मक $30 प्रति बैरल था। तो हालांकि आप इसे नकारात्मक $38 प्रति बैरल पर नहीं खरीद सकते थे, लेकिन आप इन उत्पादकों को खरीद सकते थे। चलिए उदाहरण के लिए शेवरॉन या एक्सॉन लेते हैं। आप एक्सॉन को तब खरीद सकते थे जब तेल की कीमत $20 से कम थी। सही। ऊं, और सोचिए कि आप उस पर कितना पैसा कमा सकते थे। न केवल आपको शायद 10% से अधिक का लाभांश मिलता, बल्कि आप जिस कंपनी के मालिक हैं उसकी वैल्यू भी ट्रेमेंडसली बढ़ जाती। वास्तव में चलिए एक्सॉन का एक चार्ट देखते हैं। यह मार्च 2020 है जब आप इसे 32 पर खरीद सकते थे, और अब यह 110 पर है, जो 22% की वृद्धि है। लेकिन ध्यान रखें कि उस समय जब यह 82% बढ़ रहा था, तब 110 पर लाभांश की उपज 3 है। तो अगर आपने, चलिए मान लेते हैं, $30-35 पर खरीदा होता, तो जाहिर है कि आपका लाभांश की उपज ऊ अब बहुत 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 अधिक होती, क्योंकि आपकी लागत का आधार इतना कम था। बात यह है कि यह शायद इस क्षेत्र में आप द्वारा कमाई गई सबसे कम राशि है। अगर आप छोटे कंपनियों में गए होते, और अगर आप बैलेंस शीट के साथ क्या कर रहे हैं, प्रबंधन का विश्लेषण कर रहे हैं और इन सभी चीजों को समझते हैं, तो आपके पास बहुत अधिक अपसाइड पोटेंशियल होता। और अंत में जो हम निवेशकों के रूप में खोज रहे हैं वह है असम्मिति। हम एक बढ़त की तलाश कर रहे हैं। हमने वह कर लिया। जोखिम प्रबंधन में असम्मिति होनी चाहिए। अब चलिए एक कीमत पर चलते हैं। ठंडे की कीमत। तो ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स शायद सबसे अच्छा है। ओह देखो, वो ये अच्छा है। ये बहुत बहुत अच्छा है। तो 2020 में मैं हमेशा इसका उपयोग करता हूं, जैसे कि ये निश्चित रूप से सस्ता था। यह अप्रैल है जब तेल की कीमत नकारात्मक थी, और उस समय कोयले की कीमत $42 थी, और अब ये 307 है। लेकिन ध्यान रखें कि ये एक नाम मात्र चार्ट है, और जब मैं वस्तुओं को देखता हूं तो व्यक्तिगत रूप से मैं हमेशा यह समझने की कोशिश करता हूं, ठीक है ये नाम मात्र में क्या कर रहा है, लेकिन शायद अधिक महत्वपूर्ण यह है कि यह वास्तविक रूप में क्या कर रहा है। तब मुझे पता चलता है कि क्या यह ऐतिहासिक रूप से सस्ता है, या इसके ऐतिहासिक मूल्य के आधार पर क्या यह वर्तमान में सस्ता है या महंगा। तो चलिए मान लेते हैं कि मई 2020 से महंगाई दर या कीमतें, चलिए मान लेते हैं 30% से 40% बढ़ गई हैं। तो इसका मतलब होगा कि महंगाई के अनुसार यहां से सेब की तुलना करते हुए ये एक साथ ये उसी स्तर पर नहीं होगा, लेकिन ये उन स्तरों के बहुत करीब होगा जो हमने देखे थे। और वास्तव में मैं ये सही नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरा पॉइंटर उस पर सही नहीं था। तो लगभग $64। माफ कीजिए। तो जब आप महंगाई के लिए समायोजन करते हैं, तो वह 107 सेब की तुलना करते हुए जो हमने 2020 में देखा था, वह आप जानते हैं, मैं यहां बस अनुमान लगा रहा हूं, शायद $65, शायद $70। तो आप अभी कोयला खरीद सकते हैं। और मुझे उत्पादकों के बारे में नहीं पता, लेकिन सिर्फ वस्तु खुद, या जो आप सर्वेजा बीमारी के दौरान खरीद सकते थे, उसके बहुत करीब है। यह अच्छी खबर है। यही मैं देखना चाहता हूं। और आप कहते हैं ठीक है, कीमत इतनी कम कैसे हो सकती है। खैर, आपके पास ये बड़ा बढ़ोतरी थी जिसने शायद बहुत सारी आपूर्ति को ऑनलाइन लाने में मदद की। ये रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के कारण था, कई अन्य चीजों के बीच। आप जानते हैं जर्मन इसके लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उनके पास वह परमाणु ऊर्जा नहीं थी जो उनके पास होनी चाहिए थी। तो उन्हें कोयले पर जाना पड़ा, और आप लोग कहानी जानते हैं। लेकिन उसके बाद मुझे यकीन है कि आपके पास बहुत सारी आपूर्ति ऑनलाइन आई, और फिर कीमत गिर गई, क्योंकि जब कीमतें बढ़ती हैं तो यह मांग को कम कर देती है। आपके पास आपूर्ति ऑनलाइन आती है, और फिर आपके पास मांग के घटने की भविष्यवाणियां भी होती हैं, क्योंकि वैश्विक मंदी हो रही है। और यही आपको आज की कीमत पर लाता है, जो मुझे लगता है कि एक शानदार अवसर है। और यही मैं शुक्रवार को उस वेबिनार के दौरान रिबल कैपिटल की कीमत पर और अधिक चर्चा करने जा रहा हूं। अब चलिए सीएनबीसी के लेख पर चलते हैं, जो मुझे लगता है कि वास्तव में कोयले के लिए मेरे मूल तर्क को उजागर करता है। दीर्घकालिक रूप से दुनिया कोयले से मुक्त होने के करीब नहीं है। कुछ देशों में मांग बढ़ रही है। मुख्य चर्चा के बिंदु: अमेरिका के कोयले के निर्यात लगातार बढ़ रहे हैं, ताकि बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा किया जा सके, जो कि दुनिया का सबसे गंदा जीवाश्म ईंधन है, हालांकि इसकी घरेलू खपत कम हो गई है। तो जिम रॉजर्स हमें 2000 के शुरुआती वर्षों में सीसा के बारे में क्या बता रहे थे? हाँ, उसने कहा कि अमेरिका और शायद विकसित दुनिया में मांग कम हो रही है, लेकिन इन अन्य देशों में यह कम होने से भी अधिक बढ़ रही है। यह इन अन्य देशों में अधिक बढ़ रहा है, और यह, चलो कहें, पश्चिम में कम हो रहा है। लेकिन मुख्य तत्व यह है कि आपके पास भविष्य की आपूर्ति में कोई निवेश नहीं होगा।
तो इसका मतलब है कि आपूर्ति कम हो रही है, मांग भले ही वही रहे, कीमत का एक ही रास्ता है। वे कहते हैं कि कोयले से वैश्विक बदलाव चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, जो मुख्य रूप से एशिया में बढ़ती मांग द्वारा संचालित है। मैं कहूंगा कि सभी उभरते बाजारों में, जबकि यूरोप और अमेरिका में महत्वपूर्ण गिरावट देखी जा रही है। ये डोरोथी में द्वारा कहा गया है, जो ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर्स के ग्लोबल कोल माइन ट्रैकर की परियोजना प्रबंधक हैं। ये तो बहुत लंबा है। ठीक है, तो ट्रंप यहां कहते हैं कि कोई भी कोयले को नष्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस पर विश्व आर्थिक मंच के साथ सहमत हूं। तो चलिए यहां पंचलाइन पर चलते हैं, जहां आप विश्व कोयला खपत देख सकते हैं। अब यहां यह स्थिर हो गया, लेकिन फिर क्या होता है जब बीमारियों के सर्वेक्षण होते हैं तो सभी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं टूट जाती हैं। जैसे ओह, हम वास्तव में हवा और सौर ऊर्जा पर उतना भरोसा नहीं कर सकते जितना हमने सोचा था, और हमें अधिक कोयले का उपयोग करना शुरू करना होगा, चाहे हमें यह पसंद हो या ना हो, क्योंकि हमारे पास, चलो कहें, रूसी प्राकृतिक गैस तक पहुंच नहीं है, आदि आदि। तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका और यूरोपीय संघ में कोयले की खपत बढ़ रही है, जैसा कि आप भारत और चीन में कल्पना करेंगे। यह विडंबना है कि चीन में यह स्थिर हो रहा है, जबकि विकसित दुनिया में यह वास्तव में, मैं यह नहीं कह रहा कि यह तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन यह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और फिर से मेरा सकारात्मक विचार यहां यह नहीं है कि कोयले की मांग अचानक बढ़ने वाली है। यह है कि कोयले की मांग अपेक्षाकृत समान रहने वाली है, क्योंकि एक देश में यह कम हो रही है जबकि अन्य विकासशील देशों में यह बढ़ रही है। लेकिन कोयले में निवेश की आपूर्ति, बस सोचिए कि गोल्डमैन सैक्स या जेपी मॉर्गन या इन तरह की जागरूक कंपनियों के पास जाकर कहें, हाँ, मैं $1 अरब उधार लेना चाहता हूं कोयला खनन के लिए। वे आपको कहेंगे कि आप यहां से चले जाएं, उन्हें आपसे कोई लेना देना नहीं है, और आपको उनकी किसी कॉकटेल पार्टी में वापस आमंत्रित नहीं किया जाएगा। आप पर्सोना नॉन ग्राटा बनने जा रहे हैं, जैसे कि हम पहले कह रहे थे। तो आपके पास अधिक आपूर्ति में कोई पैसा नहीं जा रहा है, और जब आपूर्ति इस तरह जा रही है तो मांग फिर से स्थिर हो रही है। आप लोग जानते हैं कि कीमत के साथ क्या होता है। तो वे इन उभरते बाजारों में से एक के बारे में बात करते हैं, वे चीन के बारे में बात करते हैं, जो जितना संभव हो सके कोयला जमा करना चाहता है, क्योंकि हालांकि वे अधिक पर्यावरण के अनुकूल हरित ऊर्जा में संक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंत में उन्हें इसकी आवश्यकता है ताकि उनके पास बैकअप हो और उन्हें कोई डाउन टाइम न हो। ऊर्जा ही अर्थव्यवस्था है, और अगर हवा नहीं चल रही है या सूरज नहीं चमक रहा है, तो आपके पास उस ऊर्जा स्रोत का उपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए, जिसे वैसे आप एक प्रांत से दूसरे प्रांत में स्थानांतरित कर सकते हैं। इस लेख में जो एक बात वे बताते हैं वह यह है कि हवा और सौर ऊर्जा के साथ एक समस्या यह है कि इसे परिवहन करना बहुत कठिन है। तो आपके पास चीन के इस प्रांत में हवा चल रही हो सकती है, लेकिन इस प्रांत में हवा नहीं चल रही है, और आप उस ऊर्जा को बहुत आसानी से या शायद बिल्कुल भी स्थानांतरित नहीं कर सकते। या अगर आपके पास यहाँ कोयला है और इसका उपयोग नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप इसे एक ट्रक पर डालते हैं, यहाँ लाते हैं, और आप तैयार हैं। तो ये उस उपयोगिता के बारे में है जो इस पर विचार करना महत्वपूर्ण है। तो भारत ने आर्थिक बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसने सीमेंट और स्टील की खपत को भी बढ़ावा दिया है। और वैसे याद रखें कि कोयला केवल ऊर्जा के लिए ही नहीं उपयोग किया जाता है, यह स्टील के उत्पादन में भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि मेडेलिन में यहीं रहते हुए स्टील एक अंत है, सीमेंट विकास का एक बहुत बड़ा घटक है। मेरा मतलब है, अब बस हर एक दिन, या हर दिन नहीं, लेकिन हर दूसरे हफ्ते मैं मेडेलिन के कुछ क्षेत्रों में जाता हूं, और आप बस देखते हैं कि इमारतें बाईं और दाईं ओर, दाईं और बाईं ओर ऐसे उठ रही हैं जैसे आपने अमेरिका में कभी नहीं देखा। विकास आश्चर्यजनक है, और उन सभी इमारतों में बहुत सारा स्टील और बहुत सारा सीमेंट है, इसलिए बहुत सारा कोयला भी है। वे कहते हैं कि चीन और भारत के अलावा अभी भी अधिक मांग है, सकारात्मक मांग, विकास। आपके पास बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम है। मैं बस उन्हें सभी को विकासशील या उभरते बाजारों में डाल देता हूं। तो फिर से आपके पास मांग है, भले ही यह पश्चिम में घट रही हो, जो कि यूरोप में हो रही घटनाओं के आधार पर नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता भी तो भी आपके पास मांग तेजी से बढ़ रही है। तो कम से कम यह अधिक विकसित अर्थव्यवस्थाओं से मांग में गिरावट को संतुलित करेगा। एआई फैक्टर, वे इसे वहां डालते हैं, जैसे कि, मेरा मतलब है, हमें देखना होगा कि यह अब दीप सीख और अन्य चीजों के साथ कैसे आगे बढ़ता है। लेकिन वो दीप सीख से पहले हम, ये सामान्य ज्ञान था कि एआई विस्फोट के लिए ऊर्जा का भी विस्फोट आवश्यक होगा, और इसमें जीवाश्म ईंधन भी शामिल होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ग्रेटा थुनबर्ग या जो भी इसे कितना नापसंद करता है, ये वही है, क्या ये अभी भी संभव होगा? मुझे यकीन है कि यह संक्रमण संभव होगा।
लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हम कभी भी अंतिम ऊर्जा स्रोत का कम उपयोग नहीं करते हैं। तो मैं हमेशा इस चार्ट का उपयोग करता हूं। तो ये भूरा घटक, ये जैविक सामग्री है जो मूल रूप से गाय के गोबर है। और जैसे जैसे लकड़ी और फिर आपके पास कोयला है। हम जैव ईंधनों से कोयले, फिर तेल, फिर प्राकृतिक गैस, फिर जल विद्युत, पवन और सौर ऊर्जा की ओर बढ़ते हैं। आप जानते हैं ये सभी चीजें। लेकिन आप देखेंगे कि हम कभी भी जो उपयोग कर रहे थे उसका कम उपयोग नहीं करते। हम बस ऊर्जा मिश्रण में और जोड़ते हैं, और इसी तरह जनसंख्या बढ़ती है। यही तरीके से अर्थव्यवस्था बढ़ती है। तो मेरी राय है, अगर ये इतिहास में होता रहा है तो ये बिल्कुल उसी तरह से होगा। भले ही हम पवन ऊर्जा जोड़ रहे हों, भले ही हम सौर ऊर्जा जोड़ रहे हों, ये बहुत अच्छी खबर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोयले का उपयोग कम करने जा रहे हैं। हमारे पास कोयले में कम निवेश हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो उस वेबिनार को देखने के लिए georgegamba.com pro पर जाएं। फिर से आप वन ट्रायल के लिए साइन अप कर सकते हैं, या आप यहां रह सकते हैं और सदस्य बने रह सकते हैं। ये एक अद्भुत वेबसाइट है। लिन और क्रिस से बैक एंड रिसर्च मिला। ये लाइव स्ट्रीम्स जिनमें सभी प्रोफेशनल्स होते हैं, यह एक अद्भुत संसाधन है जो मुझे लगता है कि इस उथल पुथल के समय में हर किसी को चाहिए। और 20-25 अनजानियों का वर्ष है। आप निश्चित रूप से एक उत्तर तारा या एक तरह का निवेश कंपास चाहते हैं। यही है जो रेबेल कैपिटल्स प्रो है।